सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा पूरा 10 घंटा सोई फिर भी सुबह उठ के मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे फिर से सोना है. सो दिस ऑल इमोशनल इन्फ्लेमेशन. फिजिकली इमोशनल इन्फ्लेमेशन कैसे इफेक्ट करता है? जब भी हम ये कांस्टेंट स्ट्रेस वाले स्टेज पे रहते हैं उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन होता है, उसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है. इवन सम कैंसर्स आर आल्सो लिंक्ड विद दैट. इमोशनल इन्फ्लेमेशन क्या मेंटल हेल्थ इशू को कंसिडर किया जाता है या डेफिनेटली इट इज़ अ रेड फ्लैग. इमोशनल इन्फ्लेमेशन कितने लंबे तक रहता है, तो ट्रीट कैसे कर सकते? उसका टाइम पीरियड ज़्यादा रहता है, बट अगर प्रॉपर राइट स्टेप लिए जाए तो आप अपनी रूटीन लाइफ में ऐड करोगे ना, देन ऑल्सो यू विल फाइंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर स्टेट ऑफ इमोशनल इन्फ्लेमेशन. जैसे कि आपने दिल भर आया है, रोना है, अंदर से दिल चीख रहा है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान रखनी है और चलते जाना है. यही सुना है सबने, कई सारी औरतों को भी यही सुनने को मिलता है. औरतों से ज़्यादा तो मर्द ऐसा करते हैं. आज हम हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ जो चल रहा है डॉक्टर कौशल पटेल राज, उनके साथ एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिस पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड मतलब आप उसको बहुत अर्ली स्टेज पे क्योर कर सकते हैं रेदर देन फॉलिंग इनटू पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट्स या डिप्रेशन होके काफ़ी कुछ बड़ा कैंसर तक पहुंच सकते हो. उसको पहले ही प्रिवेंट करके हील कैसे करना है, और बहुत छोटी छोटी सिंपल समझ के प्रैक्टिस करने से. सो आज का पॉडकास्ट ये सीरीज़ का सेकंड पॉडकास्ट है और बहुत ही इमोशनल तो नहीं कहूँगी बट लॉजिकल होने वाला है. सो इट्स ऑन समथिंग डीपर वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑन इमोशनल इन्फ्लेमेशन. लेट्स गो हेड. हाय डॉक्टर कौशल, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड. हाउ आर यू? I'm doing absolutely well. Finally, we both are again back on. Yes. Yeah, so it seems like we are circling back with lot of topics. We are talking on lot of things. It's amazing. Like after Sunday, besides having a very strict routine, like planning lot of things, your counseling sessions, your kid, your family, on Sunday morning you are here. We are really delighted to have you here. Thank you. So today, as we had an offline discussion and we discussed that we want to talk about, lot of things are going in market about emotions, mental stress, anxiety, mood swings, depression, suppression. Like we had a discussion on suppression recently, repression. We want to put a very organic and honest conversation with you because the kind of content everyone is pushing over internet is confusing. More than confusing, it is putting a person in a self-doubt. True. So like every celebrity coming, they are talking about inflammation these days. And when I talk about emotions, and we discussed over the coffee recently, I would like to understand what is emotional inflammation. So first of all, yeah, you said right. आजकल ना बहुत सारे लोग, इट्स एक्चुअली गुड थिंग कि धीरे धीरे लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है रिगार्डिंग दिस थिंग. सो बट हाँ, अवेयरनेस के साथ साथ एक चीज़ होती है ना कि थोड़ा कंसेप्चुअल वेरिएशन भी आता है. कई बार हम चीज़ों को समझने में भी गलती कर देते हैं. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज़ एग्जैक्टली इमोशनल इन्फ्लेमेशन इज़. इट्स अ क्रॉनिक स्टेज. वो जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं इमोशनल इन्फ्लेमेशन. राइट. सो सी, एक मैं आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूंगी. जैसे कि एवरीडे हम रूटीन लाइफ में देखो तो वी हैव एपिसोड्स ऑफ स्ट्रेस इन अवर लाइफ. जैसे कि मंथ एंड हो गया या राइट, या वर्क प्रेशर है, डेट आ रही है, उसमें हमें एंडिंग डेट पे वर्क कंप्लीट करके देना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है. वी हैव सर्टेन कमिटमेंट्स टू अवर वर्क्स एंड ऑल, फिनेंशियल कमिटमेंट, सोशल कमिटमेंट्स. तो वो स्ट्रेस एपिसोड्स रहते, कभी कभी आ जाते हैं कि आज मुझे बहुत स्ट्रेस है और मेरा दिमाग बहुत वहाँ पे जा रहा है. सो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस. व्हाट इज़
इन्फ्लामेशन, इमोशनल इन्फ्लामेशन, ये जो आपका स्ट्रेस का स्टेज होता है ना, वो 24/7 चलता है, राइट? ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1-2 बार ही ऐसा हुआ, या फिर मंथ एंड में ही ऐसा हुआ, या फिर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो, ऐसा नहीं। आप मतलब स्ट्रेस्ड आउट ही रहते हो। आपका जो नर्वस सिस्टम है वो कांस्टेंट ऑन फायर रहता है, कांस्टेंट एज पे रहता है कि कुछ थोड़ा सा भी हो गया आप पैनिक कर जाते हो, राइट? You are crying over small things, you are stressing out over small inconvenience, right? आपने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि मुझे रोना आ रहा है लेकिन पता नहीं मुझे क्यों रोना आ रहा है, राइट राइट? और सब ठीक है लेकिन पता नहीं मैं सो नहीं पा रही हूँ ठीक से, राइट? और इवन मैं आज तो पूरा 10 घंटा सोई, फिर भी सुबह उठ के मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे फिर से सोना है। सो दिस ऑल आर इमोशनल inflammation. सो इमोशनल प्रेशर, इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल इन्फ्लेमेशन, वर्ड्स बहुत हैं लेकिन इन सब का डिफरेंस और समझना बहुत कम है मार्केट में। मतलब कैसा है कि जैसे मैंने एक रील में कहीं देख लिया इमोशनल इन्फ्लेमेशन, मैंने कहीं इमोशनल स्ट्रेस देख लिया, इमोशनल वेलबींग देख लिया। अब वो जो भी रील में कंटेंट आता है मैं उसे कंज्यूम करके खुद से रिलेट करना स्टार्ट कर दूंगी। मुझे पता भी नहीं कि वो सिम्टम्स मुझ में हैं या नहीं है, वो साइंस मैं गो थ्रू कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। मतलब एक्चुअली डिफरेंस क्या है? क्रॉनिक, जैसे आपने मुझे बताया कि एक कॉमन स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस, एक एपिसोड्स में हमें क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रॉनिक स्ट्रेस एंड कॉमन स्ट्रेस? जब आप कॉमन स्ट्रेस जो होता है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हो, उसके पीछे का जो रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हो, राइट? और वो होता ही रहता है रिपीटेडली, राइट? जैसे कि हम जिस लाइफस्टाइल में अभी जी रहे हैं, हम जिस सिचुएशन में जी रहे हैं, स्ट्रेस होना इज़ अ नॉर्मल थिंग, वो बड़ी बात नहीं है, राइट? कि स्ट्रेस्ड आउट हो जाना वो इट्स ओके, छोटी छोटी बातों पे हम हो जाते हैं। लेकिन वो जब आपको लगता है कि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी जहाँ पे मुझे जितना मैं उसके सामने उसका रिएक्शन दे रहा हूँ, सो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है कि हाँ, देयर इज़ समथिंग इज़ नॉट गुड विथ मी। ओके, एंड एवरीवन सेज दैट इमोशनल इन्फ्लेमेशन या स्ट्रेस ये इमोशन से रिलेटेड है, इट हैज़ टू डू नथिंग विद ब्रेन। तो ब्रेन बट इमोशंस है लेकिन ब्रेन तो एक्ट करता ही है, राइट? ऑब्वियसली। तो ब्रेन कैसे एक्ट करता है, कैसे, मतलब ब्रेन एंड इमोशनल इन्फ्लेमेशन का कनेक्शन क्या है? हमारा जो ब्रेन है, जो पूरा हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो उस पर एक पूरा प्रोसेस होता है स्ट्रेस को किस तरह से हम चैनलाइज करते हैं, राइट? सो एमिगडाला एंड HPA axis is an important part of that, right? So क्या होता है, एमिगडाला क्या है? एमिगडाला इज अ प्रोसेसर ऑफ योर इमोशंस, राइट? तो आप सैड हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आप खुश हो, राइट? तो वो सारे जो इमोशंस जो है वो प्रोसेस होते हैं एमिगडाला से, राइट? नाउ जब भी एमिगडाला स्ट्रेस डिटेक्ट करता है कि भाई कोई थ्रेट आ रहा है बाहर से, राइट, वो सीधा साइन देता है हाइपोथैलेमस को, देन वो साइन देता है पिट्यूटरी को, देन वो साइन देता है एड्रेनालिन को, और वहाँ से हमारा कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो विच इज़ नोन एज अ स्ट्रेस हार्मोन, राइट? सो अभी ये पूरा प्रोसेस हुआ स्ट्रेस को चैनलाइज करने का। अब क्या होता है इमोशनल इन्फ्लेमेशन में, जब आप इमोशनल इन्फ्लेमेशन में आपका जो नर्वस सिस्टम है वो 24/7 ऑन द एज रहता है, तो छोटी छोटी बातों पे ये जो सारा प्रोसेस है अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है, राइट? उसकी वजह से आपका जो एमिगडाला है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, राइट? तो उसकी वजह से अब उसका जो फंक्शन क्या है, आपके इमोशन को डिटेक्ट करना और चैनलाइज करना, राइट? बट वो ओवर स्टिमुलाइज होने की वजह से वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है और उसको चैनलाइज नहीं कर पाता है, राइट? तो आपको कई बार होता है कि भाई मैं क्यों रो रहा हूँ मुझे पता नहीं चलता, राइट?
अनकन्वीनियंटली हम कुछ हंसने की जगह पे कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं, राइट। हमारा ब्रेन फोग हो जाता है, समझ नहीं आता है कि क्या रिएक्ट करे, राइट। और जहाँ पे रोना होता है या फिर सैड सिचुएशन है वहाँ पे हमें हंसी आ जाती है, Zone out हो जाते जोन हैं। आउट हो जाते हैं। सो दिस ऑल आर बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ एमिगडाला। ओके, सो आपने जिस तरीके से हमें बायोलॉजी समझाई, इतना तो समझ आ रहा है मुझे कि बिकॉज आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, डेफिनेटली मैं समझ रही हूँ, बट इफ़ आई सिंप्लीफाई योर आंसर, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि हमारा सिस्टम हमारे इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, क्योंकि हम उस पर इतना प्रेशर डाल देते हैं, उसे कंफ्यूज कर देते हैं, Yes. और उसका रिएक्शन हमारे फिर कंट्रोल में नहीं रहता, Right, राइट? true. सो ओके, एज दिस इज मोर ऑफ साइकोलॉजिकल से ये बायोलॉजिकल मुझे जितना समझ में आ रहा है, ये फिजिकल हेल्थ पे, फिजिकली इमोशनल इन्फ्लेमेशन कैसे इफेक्ट करता है? सी डेफिनेटली इट अफेक्ट्स ऑन आवर फिजिकल हेल्थ टू। एक बहुत ही बड़ा मिथ है कि भाई हमारा ब्रेन, हमारा जो माइंड है ना, वो और हमारा बॉडी अलग है, राइट। ऐसा नहीं है। जितनी भी चीज़ें फिजिकली होती है वो दिमाग पे असर करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे असर करती है, और जितनी भी चीज़ें इमोशनली होती है वो हमारे फिजिकल बॉडी पे ही असर करती है। इट्स वाइस वर्सा, राइट। जब भी हम ये कांस्टेंट स्ट्रेस वाले स्टेज पे रहते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो उस पर रिएक्ट करना चालू करता है, Okay. राइट। और उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन होता है, उसकी वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकता है। इवन सम कैंसर्स आर ऑल्सो लिंक्ड विद दैट, ओह, राइट। सो जब भी हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं एक स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज होता है बॉडी में, राइट, जो नेगेटिव इफेक्ट करता है हमारी पूरी बॉडी को। सो या डेफिनेटली इट्स वर्क आउट। आपने कभी सुना भी होगा कि एग्जाम्स आ रहे थे तो बुखार आ गया, एग्जाम्स के डर से बुखार आ गया। हम Right. बचपन में हमें होता था, या ट्रॉमा की वजह हाँ। से हमारी फिजिकल हेल्थ Right. काफी इफेक्ट अब होती है। प्रैक्टिकली अगर हम देखिए कि अगर हम जैसे हम सोचते हैं कि बॉडी और हमारा दिमाग अलग है तो नहीं आना चाहिए, लेकिन आया ना, मतलब कनेक्टेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो उसके पहले इतनी नर्वसनेस आ गई तो वॉमिट आउट हो गया, Correct. वॉमिटिंग हो गई। करेक्ट। इवन मूवीज में भी हम देखते हैं कि किसी की डेथ का सीन चल रहा है, हीरो आता है और वो देख के उसको वॉमिट होती है, क्योंकि वो ऐसी कुछ चीज़ हो गई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, एक्सीडेंटली हुआ। Right. माइंड को प्रोसेस करने में तकलीफ हो रही है तो उसका सीधा असर हुआ डाइजेशन पे और पूरा वॉमिटिंग हो गया। सो या डेफिनेटली दे बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, सो हमने इसे बायोलॉजिकल वाइज समझा, हमने इसे मतलब साइकोलॉजिकल वाइज कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इमोशनल इन्फ्लेमेशन क्या मेंटल हेल्थ इशू को कंसिडर किया जाता है, या क्या लिंक क्या है इसका? सी डेफिनेटली इमोशनल इन्फ्लेमेशन इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, बट क्लिनिकली वो डायग्नोजेबल नहीं है, ओके, राइट। इट इज़ अ रेड फ्लैग, राइट, बट सी इट्स अ इन बिटवीन सिचुएशन। जैसे कि हमें जब भी वॉमिटिंग होती है, राइट, तो हम उससे पहले का आप स्टेज सोचो कि Right. हम बहुत नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं और वॉमिट भी नहीं हो रहे। उससे पहले पता है हमें बेचैनी होती है, Nausea. हाँ, नोजिया जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में। Yeah. सो नोजिया होता है, बेचैनी होती है, ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं है, अभी कुछ वॉमिट आउट होगा, या वी आर नॉट फीलिंग गुड बट वॉमिटिंग हुई नहीं है, राइट। तो ये इमोशनल इन्फ्लेमेशन वही स्टेज है कि आप डिप्रेस्ड हो नहीं अभी तक, राइट। यू आर नॉट कैटेगराइज एज अ डिप्रेस्ड पर्सन क्लिनिकली, बट यू आर गोइंग टॉवर्ड्स दैट। मतलब ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मेंटल हेल्थ से पहले का मतलब मेंटल हेल्थ का ही कंडीशन है जो बायोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन इट इज़ बिफोर डिप्रेशन, इट्स बिटवीन द नॉर्मल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब वी आर फीमेल, हमें एक टैगलाइन दे दिया है कि लाइक उन दिनों में हमें मूड स्विंग्स होते हैं, बट इट बिकम्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन मूड स्विंग्स, एंड बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि मुझे कुछ इमोशनल ट्रॉमा हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो इमोशनल इन्फ्लेमेशन एंड मूड स्विंग्स में क्या डिफरेंस है? सी मूड स्विंग्स आर एपिसोड्स, ओके, राइट। सो जैसे कि आज मुझे सुबह अच्छा नहीं लग रहा है,
आई एम नॉट फीलिंग गुड, पर मैंने अपना फेवरेट फूड खा लिया, बाहर जाके वर्कआउट कर लिया, अपने फ्रेंड से बात कर ली. सो देर आर थिंग्स कि आपने वो चीज़ को प्रोसेस किया एंड यू आर फीलिंग बेटर. राइट, ऐसा नहीं है कि आपको कांस्टेंट ये फीलिंग आती है. मूड स्विंग मतलब 1 घंटा 2 घंटा, राइट, एक दिन मैक्स. ये जो इमोशनल इन्फ्लामेशन है, इट्स अ क्रॉनिक स्टेट. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह अच्छा फील कर रहे हो, शाम को नहीं अच्छा फील कर रहे हो. आप थ्रू आउटली यू आर नॉट फीलिंग ओके फ्रॉम विद इन. So this is the Okay. difference between mood swings and emotional inflammation. ओके, सो जैसे आपने मुझे ये चीज़ बताई, जनरली ये इसका ड्यूरेशन क्या रहता है? जैसे हमें एक एनजाइटी अटैक आता है, वो कभी 2 घंटे के लिए भी आता है, या एनजाइटी अटैक में वी स्टे इन फॉर अ लॉन्ग मंथ्स ऑल्सो, हमको पता ही नहीं चलता है वॉट वी आर अप टू. तो एज इट्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ थिंग बोथ, इसका ड्यूरेशन क्या रहता है? इमोशनल इन्फ्लेमेशन कितने लंबे तक रहता है, एंड उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? See, इमोशनल इन्फ्लेमेशन जो है वो एक लॉन्गर स्टेट है, राइट. उसका टाइम पीरियड ज़्यादा रहता है. इट्स नेवर लाइक कि भाई पिछले 2 दिन से मुझे इमोशनल इन्फ्लेमेशन और पिछले 2 दिन से मैं डिप्रेस्ड हूँ. सो इट स्टार्टेड विथ अ लिटिल इनकन्वीनियंस. धीरे धीरे आप एंग्शियस फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो. धीरे धीरे आपको पहले लगता है कि ओके मूड स्विंग्स होगा, देन यू ट्राई टू चैनलाइज दैट थिंग. आप उसके पीछे का रूट कॉज क्या है वो समझने का ट्राई नहीं करते हैं. एंड इट्स गो ऑन वो पाइलअप होता जाता है धीरे धीरे, एंड इट टर्न आउट टू बी इमोशनल इन्फ्लेमेशन, राइट. Okay. बट हाँ, अगर प्रॉपर राइट स्टेप लिए जाए, सी उसका जो आपने बोला कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कोई बड़ी तोप नहीं है. बहुत ही स्मॉल चीज़ें हैं जो आप अपनी रूटीन लाइफ में ऐड करोगे ना, देन ऑल्सो यू विल फाइंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर स्टेट ऑफ इमोशनल इन्फ्लेमेशन. जैसे कि आपने एवरी डे 10 मिनट्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर ली, डीप ब्रीथ, राइट. या फिर 10 मिनट्स आप वॉक कर लिया अपने गार्डन में, नंगे पैर आपने चल लिया. 10 मिनट्स प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस कर लिया. तो देर आर थिंग्स कि जहाँ से आप इमोशनल इन्फ्लामेशन पर काम कर सकते हो. वर्कआउट कर लिया, अपनी फेवरेट एक्टिविटी में इन्वेस्ट किया, राइट. सो वो आप करोगे ना, तो इन अ टाइम पीरियड ऑफ 6 to 12 वीक यू विल फाइंड डेफिनेटली अ गुड चेंजेस इन योर होल फिजिकल एज वेल एज मेंटल वेलबींग. ऑल राइट, सो लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, अभी डिजिटली कंटेंट इतना ओवरवेलमिंग हो गया है हमारे लिए, और मैंने सुना है कि दैट इम्पैक्ट्स टू मच ऑन मेंटल हेल्थ. लाइक सुना तो नहीं है, ऑफ कोर्स इट इम्पैक्ट्स, मेरी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है वो चीज़, बट देन हाउ इट इज़ impacting the emotional inflammation? Definitely it's impacting emotional inflammation. See, आप न्यूज़पेपर ले लो, आप सोशल मीडिया ले लो, लाइक ऑल फेसबुक, इंस्टाग्राम है, गूगल है. तो अभी उसको PR स्ट्रेटजीज बोलेंगे या क्या, आई डोंट नो, बट वी ऑलवेज कंज्यूम 70% ऑफ नेगेटिव न्यूज़ एंड नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, राइट. सो विच इज़ ट्रिगर्स अवर माइंड, राइट. हमारा माइंड, हमारे थॉट्स ही वो वे में जा रहे हैं, राइट. अब आपने सुना होगा, देयर आर पीपल, मेरे दादा थे, ही यूज टू रीड न्यूज़पेपर एवरी डे. एक स्टेज ऐसा है उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना ही छोड़ दिया. तो मैंने उनको रीज़न पूछा था कि क्यों दादा आपने क्यों छोड़ दिया. क्या पढ़ के करूँ, 70% तो यही आ रहा है कि इसका ये हो गया, उसका वो हो गया. क्योंकि वो इफ़ेक्ट करता है मेंटली. हम कितना भी बोले, हम नेगेटिव पढ़ते हैं तो वो इफ़ेक्ट करता है. दूसरा, सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशंस, वो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ा देती है. हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है ना लाइफ से, वो बढ़ जाती है. जैसे कि हम अपनी ही एज के, जैसे कि कोई कलीग हो गया मेरा, या फिर मेरे स्कूलमेट हो गया, क्लासमेट हो गया. अभी मैं जस्ट एज ए एग्जांपल, मैं उस स्टेज पे हूँ, मैं अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रही हूँ, राइट. और मैं किसी को देखती हूँ कि भाई उसकी लाइफ तो बहुत मज़े से अच्छे से चल रही है, जस्ट बिकॉज उसने सोशल मीडिया पे एक रील या एक पोस्ट की है, राइट. और वो देख के मुझे एक ट्रॉमा आता है. अब मुझे ये नहीं पता है कि भाई उसका ट्रॉमा क्या है, उसने क्या दिखाया है, वो कितना सही है नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दैट वो हमें इम्पेक्ट करता है. दूसरा,
कई बार ना हमारे इमोशंस कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि हम रील स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, अभी कहीं पे सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, हमने रील स्क्रॉल की, हम इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, हमने देखा कि लोगों के घर टूट गए, एक बच्चा अनाथ हो गया है, वो रो रहा है, उसकी मम्मा कहाँ है ढूंढ रहा है, राइट, हम अभी वो प्रोसेस कर ही रहे हैं, दूसरी रील आई जिसमें एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, वो अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहा है कि भाई आई एम एंजॉइंग माई वैकेशन ऑन बीच, तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन सी रील पे कौन सी इमोशन प्रोसेस करे, सो या इट इज़ इम्पैक्टिंग ऑन आवर इमोशनल वेल बीइंग। ओके। एंड जैसे अभी एआई आ गया है एंड कंटेंट का लेवल नेक्स्ट लेवल हो गया है आपने भी देखा होगा और सब देखते ही हैं, लाइक एआई किड्स, एआई क्यूट पपीज़, क्यूट एनिमल्स, इन सब का ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। हमें वो क्यूटनेस तो अच्छी लगती है, बट बैक ऑफ द माइंड डोंट यू थिंक इट इज़ बिकमिंग अ एडिक्शन? वो सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं पर इट्स लाइक हमें खुद नहीं पता होता है, कहीं पे चलते चलते वी आर जस्ट सिंगिंग ऑन दो सॉन्ग्स। रील्स का कल्चर आ गया है, हमने जो गाने इतने सालों में नहीं सुने वो रील्स पे सुनते हैं। सो कहीं ना कहीं, और कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं कि जो हार्ट ब्रेकिंग होते हैं और हमारा एक्चुअल मेंटल स्टेट कुछ अलग लेवल का होता है, तो ये सब मिक्स होके ये भी हमें इम्पैक्ट कर रहा है, और हाउ इट इज़ changing the game. Whatever we are seeing, whatever we are consuming from our ears, from our eyes, everything is affecting on our mind. Oh. Right? वो चीज़ डिफ्रेंशिएट तभी होती है जब हम अवेयर हो कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना हमें प्रोसेस करना है और कितना निकाल देना है। तो उसका ये सारी चीज़ों का ना एक ही सॉल्यूशन है, अवेयरनेस। अगर मैं कुछ गलत देख रही हूँ, अगर मैं कुछ ज़्यादा अच्छा देख रही हूँ, बट माइंड में होना कि भाई इज़ दिस नेसेसिटी टू कंज्यूम दैट थिंग और कंज्यूम और फील दैट इमोशन, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बोला एआई है, आप बेबीज़ बोलो, ठीक है, आप न्यूली पेरेंट्स बने हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, राइट, वो बच्चे देखती है, छोटे छोटे क्यूट बेबीज़ देखती है एंड दे डेवलप कि मेरा बेबी भी इतना क्यूट होगा, राइट, दैट इम्पैक्ट्स, या एंड देन वो फिर चलो बच्चे होते हैं, सबके अच्छे होते हैं, राइट, और देयर आर किड्स, बट वो एक आपके दिमाग में ना एक इमेज क्रिएट करता है कि नहीं मेरा बेबी तो ऐसा होगा, मेरे को तो ऐसा चाहिए। अब वो अवेयरनेस होना कि भाई ये एआई है, या तो फिर एवरीवन हैव देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, स्किन कलर, एवरीथिंग, आई कांट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम दैट, तो वो अवेयरनेस होना ज़रूरी है। सी मैंने मेरे साथ भी एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोल सकते, बट आई वॉज अवेयर फॉर दिस। मैंने थ्रू आउट 9 मंथ प्रेगनेंसी में, आपने देखा होगा लोग बेबीज़ के फ़ोटोज़ लगाते हैं रूम में, वार्डरोब पे, स्क्रीन पे, मैंने एक भी बेबी का फ़ोटोज़ ऐसे अज्यूम नहीं किया था कि माई बेबी विल बी लाइक दैट, नॉट इवन लाइक गॉड। ओके, या जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि कल उठ के मुझे ऐसा लगे ये ऐसा नहीं है या ऐसा है। सो मैंने थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी आई नेवर सीन और अज्यूम कि मेरा बेबी ऐसा होगा। हाँ, बच्चे को देख के अच्छा लगता है, बट या सो दिस इज़ हाउ इट इम्पैक्टफुल। ओके, नाउ जनरली होता क्या है कि आपसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट पे भी बात की थी, आज भी कर रही हूँ। प्रॉब्लम कहाँ है कि जैसे हमें एनजाइटी पिल्स दी जाती है, एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती है, मैंने खुद ने ली है, बट एट आफ्टर सर्टन टाइम्स जब मैंने उसे कंज्यूम करना बंद कर दिया, जितना टाइम कंज्यूम किया उससे ज़्यादा मुझे परेशानी हुई, मेरा स्लीप पैटर्न बिगड़ गया, एंड देन आई रियलाइज दैट समवेयर इट इज़ डेंजरस और वॉट, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, एज आई डोंट हैव एनी क्लिनिकल प्रूफ्स, बट एज अ डॉक्टर, why you always promote naturopathy, ayurveda? Of course it's good, but want to understand the logic. See, I learned homeopathy, right? और हमें वहाँ पे वहीं सिखाया है कि आप सिम्टम्स को देख के उसके रूट कॉज पे जाए, सुपरफिशियल हीलिंग नहीं चाहिए, हमें उसका कॉज ठीक करना है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। और अभी की आप लाइफस्टाइल देखेंगे ना, लाइफस्टाइल इज़ अ बिगेस्ट कॉज ऑफ हैपनिंग एनीथिंग विथ यू। जैसे कि आपने एंग्जाइटी बोला, राइट, अब ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आज करंट सिचुएशन में है,
क्यों है? रीज़न अगेन लाइफस्टाइल, डेट्स आ रही है, मंथ एंड आ रहा है, फिर ये प्रोजेक्ट बना के देना है इतने टाइम में, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया है, इससे आगे निकलना है, सैलरी बढ़नी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, राइट? तो ये हमारा लाइफस्टाइल ही आज ऐसा हो गया है कि भाई कैसे भी करके आगे बढ़ना है लाइफ में, ये करना है, वो करना है, तो वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड स्ट्रेस का है। अभी जब पता ही है कि रूट कॉज लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो बेटर ना हम प्रिवेंशन पे फोकस करें, rather than हाँ, suppression. रादर देन सप्रेशन। क्योंकि हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। एट सर्टेन पॉइंट, एट सर्टेन स्टेज ऑफ डिजीज़ और एनी क्लिनिकल सिचुएशन, यू हैव टू टेक मेडिसिन्स, रिगार्डलेस ऑफ नेचुरोपैथी हो गया, एलोपैथी हो गया, वॉट एवर यू आर ओके विथ। बट मेरा कंसर्न ये है कि अगर वही चीज़ आप लाइफस्टाइल चेंजेस की माध्यम से, राइट, या फिर स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो विदाउट मेडिकेशन हो सकती है, उसको इम्प्लांट करने से उसको रोक सकते हो, तो क्यों नहीं? That's why I always believe in naturopathy. That's why I always believe in things where we can prevent the disease before it's happening. That's true. That's very true. तभी हमारे लाइक पूर्वज थे, या जैसे हम ब्लू जोन्स की बात करें, वी वर टॉकिंग अबाउट Yeah. इट. सो ब्लू जोन्स में इसीलिए उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, उनका लिविंग लाइफ का क्वालिटी अच्छा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड से ज़्यादा, आई मीन या क्वालिटी काफ़ी अच्छी है उनकी, लिविंग, उनकी हेल्थ अच्छी है, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी है. So basically, I have seen like in a Japanese culture as well, the wabi-sabi concept, the soku aiku concept, the like lot of ikigai concept. Ikigai, Yes, yes. as we all have read that. Right. So finding the root cause, working on the purpose more than just and of course आज longevity भी तो यही concept पे काम कर रहा है कि they are identifying the root cause and working Yeah. on it. So yeah, well, longevity some other day for sure. I would love to hear that from you. But जैसे emotional inflammation को एक layman को समझाना हो, as I come, like I said, I come from a science background, so I'm understanding and I was keen to discuss on this topic with you. आप कोई एग्जाम्पल दे के समझा सकते हैं so that our listeners can actually understand on it? Yeah. Best example of emotional inflammation, I can say, newly parents. Okay. या फिर who are going to be a parents. अब वर्किंग कल्चर है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों काम कर रहे हैं और दोनों पहली बार पेरेंटिंग कर रहे हैं, दोनों की एक दूसरे के साथ भी एक्सपेक्टेशन है, बच्चे की भी एक्सपेक्टेशन है, राइट? अब दोनों को मिलके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफ़िल करनी है, फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफ़िल करनी है, बच्चे को भी संभालना है, करियर भी देखना है, ब्रेन फोग हो जाता है, समझ नहीं पाते कि भाई क्या करें, राइट? अगर ऑफिस में जाते हैं तो गिल्टी रहती है कि घर पे बच्चा अकेला है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, घर पे रहते हैं बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ये गिल्ट रहता है यार काम सफ़र कर रहा है, राइट? और ये सारी चीज़ में अल्टीमेटली क्या होता है, हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, राइट? और वो स्ट्रेस पाइल अप होता जाता है, यू फेल इमोशनल वॉइड इन योर हेड, जब आपके पास, आप कई बार अपने पार्टनर्स की प्रेजेंस से ओवरवेल्म भी हो जाते हो, आपको कई बार वो इतना अच्छा लगता है, कई बार वो ऐसा लगता है कि अकेले ही कर ले. आई मीन आई कैंट सी यू, या आई डोंट वांट यू अराउंड मी, राइट? वो इरिटेशन डेवलप हो जाता है. ट्रू. सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल इन्फ्लेमेशन. दैट्स वाई न्यूली पेरेंट जो है उनको 1.5 से 2 साल तो वो थिंग चैनलाइज करने में लगते हैं कि हाँ भाई, एक्सपेक्टेशन सेट करने में लगते हैं एक दूसरे के साथ, फैमिलीज़ के साथ, वर्क प्लेस पे, तब जाके वो थोड़ा सेटल होते हैं. So that's where it comes that it's a constant process where, like, if we are talking about a couple, they will have to understand each other. Yes. Dr. Kaushal, like we experience lot of symptoms, and also, but like you always say, we need to identify the root causes. For emotional inflammation, what are the root causes today we can understand? See, it's mixture of many things. Okay. Like lack of proper sleep, the food choices you are making, lifestyle choices you are making, screen time you are having, the constant load of work, your habits. So these all are, eventually end up with emotional inflammation.
All right, so like there are simple things, root causes are very simple, but we are ignoring it big time. Yeah, That's the reason. we are ignoring it, or maybe not even ignoring, we are not even aware of that thing कि these are things which can cause emotional inflammation. हमें पता है एक मिथ ये है कि बड़ी बड़ी चीज़ें और बड़े बड़े रीज़न होते हैं डिप्रेशन के, या बड़े बड़े रीज़न होते हैं कांस्टेंट स्ट्रेस और एंजाइटी के. ऐसा नहीं है. ये ना छोटी छोटी लाइफस्टाइल जो हम चूज़ करते हैं ना, वहाँ पे ही ये सारी चीज़ों का रूट कोज रहता है. ओके ओके. सो अब मैं थोड़ा पर्सनल बात करना चाहूँगी, लिटिल बिट अनफिल्टर्ड, नॉट टू मच लाइक किसी को सिखाने के लिए. सो डॉक्टर कौशल, आई हैव सीन योर जर्नी. मैंने आपका वो फेस भी देखा है जब आप कॉलेज में थे, मैंने वो फेस भी देखा है जब व्हेन यू वर यू नो लीडिंग द बिजनेस, हैड ग्रेट नेटवर्क्स, हैड ग्रेट टीम. आई हैव ऑल्सो सीन आपने काफ़ी सारे लोगों को हील भी किया है. एंड आई हैव ऑल्सो सीन जब आपने आपके पैशन को फॉलो किया था, विच यू फेल्ट लाइक इट इज़ योर पैशन एंड पर्पस, कंटेंट मार्केटिंग, content creation, influencer marketing, all those things you have done. You have been a content creator. बट इसमें मैंने देखा है आजकल सबको लगता है कि इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट, या फिर जस्ट बिकॉज सिंपथी दे आर डूइंग. मैंने देखा है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स कमिंग ऑन बोर्ड एंड टॉकिंग दैट दे आर गेटिंग बर्न आउट. एंड वॉट यू हैव एक्सप्लेन टू अस द डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इन्फ्लेमेशन, वो इमोशनल इन्फ्लेमेशन है. आई वोंट से इट्स अ डिप्रेशन, बट वो इमोशनल इन्फ्लेमेशन है कहीं ना कहीं. ये बर्नआउट स्टेज, ये स्टेज आता कैसा है? बिकॉज यू हैव बीन थ्रू इट. तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि लॉट ऑफ न्यू पीपल, टीनेज, दे आर गेटिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, कंटेंट क्रिएटर्स, तो उनको ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे एग्जिस्टिंग लोगों को भी समझना ज़रूरी है. तो कैन यू हाईलाइट ऑन दिस? See, when you come into content creation industry, so there will be mostly two purpose, right? या तो you want that people, लोग आपको जाने, right? और दूसरा होता है monetization, या फिर दोनों पर्पस है कि लोग हमें जाने भी और obviously वहाँ से हम पैसे भी कमाएं. बट इन अ वे ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, फिर वो फैशन का हो गया, वो स्टाइलिंग का हो गया, वो कुकिंग का हो गया, यू नो एनीथिंग. क्या होता है ना, धीरे धीरे उस जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते हम पर्पस ही भूल जाते हैं कि हम वहाँ पे यहाँ पे क्यों है. कुछ लोगों को कंटेंट क्रिएट करना क्यों पसंद है? क्योंकि लोग उन्हें जाने. दूसरा, या वहाँ से हम पैसा कमा सके. तीसरा, हमारे पास नॉलेज है, हमें अच्छा लगता है लोगों में शेयर करना. बट इवेंचुअली व्हेन पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन थिंग्स, जो आपकी मेहनत है उस पर कमेंट करना जब लोग स्टार्ट करते हैं, राइट, ट्रोलिंग. हाँ, ट्रोलिंग होता है जब, तो आपको ये लगता है कि इतनी सारी मेहनत ये चीज़ के लिए, क्योंकि फॉर अदर पीपल उनके लिए बस अच्छे रील बनाने में क्या है, अरे एक फ़ोटो खींचने में क्या है, अरे ये करने में, उसके पीछे एफर्ट्स कितने लगते हैं वो सबको नहीं समझ आता है. इट टेक्स अ होल टीम, राइट? वो पूरा एक एफर्ट लगता है उसको बनाने में, चैनलाइज करने में, फिर जाके एडिट करने में, फिर जाके पोस्ट करने में. और कोई भी आके नीचे कुछ भी लिख देता है, और वो तब वो लिखने वाला तो लिख के चला जाता है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट वो कंटेंट क्रिएटर के सीधे इमोशन पे होता है, दिमाग पे होता है कि इतना सारा करने के बाद भी मैं ये कर रहा हूँ. और दूसरा क्या होता है ना, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ दैट थिंग हम अपने ध्येय से ही भटक जाते हैं. हम पूरा वैलिडेशन के चक्कर में घुस जाते हैं. वी आर स्टार्टेड बिकमिंग पीपल प्लीजर, कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए. हम क्या, हमारी ऑथेंटिसिटी ही गायब हो जाती है. नो मैटर विच फील्ड यू आर डूइंग, स्टाइलिंग हो गया, कुकिंग हो गया, नो मैटर, मेकअप हो गया, यू नो मेडिकल हो गया. बट पीपल प्लीजन के चक्कर में हम अपना ऑथेंटिसिटी खो देते हैं. एंड अगर और वो भी नहीं होता है इतना करने के बाद भी, तो वो इफ़ेक्ट धीरे धीरे माइंड पे करता रहता है कि वाई पीपल आर डूइंग दिस विथ मी. वो और फिर धीरे धीरे वो पाइलअप होता जाता है, फिर कब तक होगा वो? एक दिन तो बाहर निकलेगा ना. सो दिस इज़ हाउ द होल थिंग वेंट ऑन. ओके, सो from the same thing I have seen lot of content creator talk about the traumas, and trauma is a big subject. I'm not getting into it, but
मैंने सुना है कि इमोशनल इन्फ्लेमेशन बहुत लोगों की कहानी है कि इट कम्स फ्रॉम द चाइल्डहुड ट्रॉमा. सो हाउ डज इट इफेक्ट? See, definitely childhood trauma have a big impact on emotional inflammation, but again वो कितने इंटेंसिटी में है वो भी मैटर करता है. ओके. जैसे कि आज मेरे पेरेंट्स भी है, ठीक है. सो हम जब छोटे थे तो हमें भी डांटा जाता था. टू बी ऑनेस्ट, तमाचे हमने भी खाए हैं. राइट. सो डांट हमें भी पड़ी है छोटी छोटी चीज़ों में, बट वी कैन कंसिडर दैट एज चाइल्डहुड ट्रॉमा. सो एक तो होता है इंटेंसिटी, उस चीज़ का कितना है. फिर वो वो एक फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, एक इमोशनल वायलेंस भी हो सकता है. आपने सुना होगा कि अरे ये बच्चा तो बचपन में कितना शांत था, अभी देखो कितना बोलता है. ट्रू. राइट. और आप, क्योंकि जब आप बचपन में आपको ऐसा फील होता है, फील करवाया जाता है इवेंचुअली कि आपको कोई सुन नहीं रहा है. आपको जब ऐसा फील होता है कि नो वन इज़ हियरिंग मी, कोई मुझे समझ नहीं रहा है, तो धीरे धीरे ना आप रेबेल बन जाते हो. ओके. राइट. फिर आपको लगता है कि नहीं, अब मैं बताऊंगा, अब मैं दिखाऊंगा. और फिर वो इंसान वो स्टेज में पहुंच जाता है कि उसके सामने चीज़ें, उसको पता भी है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. उसको ये भी पता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, बट अगेन वो डिसीजन ही नहीं ले पाता है कि लेट मी स्टॉप माई सेल्फ बाय डूइंग दिस. वो चीज़ें करता ही रहता है जस्ट बिकॉज वो ट्रॉमा, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो इतना हैवी है उस पर कि वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है कि ये गलत है या सही है. ओके. इससे मुझे एक बात समझनी थी. हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे रिसेंटली, लाइक व्हेन यू वर हैंडलिंग वन ऑफ द केस एंड आई विजिटेड योर सेंटर. वहाँ पे ऐसा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सप्रेशन, डिप्रेशन एंड रिप्रेशन? सो सी, सबसे पहले तो आई एम रियली ग्लैड दैट यू नो द टर्म रिप्रेशन, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि रिप्रेशन भी कोई टर्म है. Right. सो लेट मी टेल यू सप्रेशन क्या होता है. सप्रेशन इज़ अ बेसिक थिंग. आपको आप सैड हो लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया, वो फीलिंग को दबा दिया. कोई भी चीज़ हो, मैं एक इमोशनल एक थॉट्स पे या नर्वस सिस्टम के बेस पे आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि कोई भी फीलिंग है, आपने उसको सप्रेस किया. मोस्टली हम कैसी फीलिंग को सप्रेस करते हैं? जो हम खुश नहीं है, राइट, हम सैड है, हम कॉन्शियस है, नर्वस है, कंट्रोल में नहीं होती है राइट. चीज़ें. तो उसको सप्रेस करना, दैट्स कॉल्ड सप्रेशन. Okay. अभी वो जब सप्रेशन होता है और अगेन एंड अगेन रिपीटेडली होता जाता है चीज़ों का, आप चीज़ें दबाते जाते हो, फीलिंग्स अपनी दबाते जाते हो, तब जाके वो दो अलग चीज़ों में डाइवर्ट होता है. एक होता है डिप्रेशन, एक होता है रिप्रेशन. Okay. राइट. सो डिप्रेशन अगेन इट्स अ कांस्टेंट सप्रेशन. राइट. तो आपने बहुत सारी चीज़ें पाइलअप की, इसकी वजह से आप एक ऐसे स्टेज पे चले गए जहाँ पे यू डोंट नो हाउ टू फिगर आउट थिंग्स. आपको लाइफ का गोल समझ नहीं, आपको लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरी लाइफ में काम क्यों कर रहा हूँ. आप काम, वर्क डेस्क पे बैठे हो, आपके पास काम पड़ा है, आपको मन नहीं हो रहा है, पूरा दिन आपको थकान फील होती है, यू आर नॉट फीलिंग द वे यू शुड बी. राइट. सो एक डिप्रेशन हो गया. रिप्रेशन क्या होता है? रिप्रेशन इज़ अ टर्म वेर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ से डर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हो. ओके. जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ. आपको बचपन में सपोज आपको कुत्ते ने काटा. रिप्रेशन क्या है? आपको कुत्ते को देख के डर लगता है, राइट, लेकिन आपको पता नहीं क्यों लगता है. तो जो इंसिडेंस है, वो डॉग बाइट वाला, वो इंसिडेंस ही आपके दिमाग से निकल गया है. ओके. यू बी लाइक कि मेरे को डर लगता है, क्यों पता नहीं. या तो फिर पता है, आपने सुना होगा बात करते करते या फिर फ्रेंड्स में कि मेरे स्कूल में ना एक टीचर थे यार, बड़े खड़ूस थे, पता नहीं क्यों मुझे ज़रा भी पसंद नहीं थे. राइट. अब आप पूछोगे ना कौन से टीचर थे, क्यों पसंद नहीं थे, क्या हो लिया, वो मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, पर एक टीचर थे, मेरे को पता नहीं वो ज़रा भी पसंद नहीं थे. सो इट मीन्स वो ट्रॉमेटिक मेमोरी डिलीट हो जाती है. मेमोरी डिलीट हो जाती है. वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि हम वो इवेंट को, जो हमारे साथ हादसा हुआ है, उसको बार बार सोच के स्ट्रेस्ड आउट ना हो, उसकी वजह से वो इवेंट को ही वो निकाल देता है दिमाग से. तो हमें उसका इफ़ेक्ट पता रहता है, पर वो क्यों हुआ और क्या हुआ वो हम भूल जाते हैं. दैट्स व्हाट वी कॉल डिप्रेशन.
ओके, सो जैसे कि हम बात करते हैं कि ये फिज़िकली भी इफ़ेक्ट करता है, मेजरली मैंने सुना है कि हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा इमोशनल इन्फ्लेमेशन सिर्फ इमोशनल नहीं होता है, इट अफेक्ट्स अवर गट एज वेल। एंड लाइक आई वुड से गट ब्रेन। पहले तो आप मुझे ये समझाइए कि गट ब्रेन कौन सा ऑर्गन है? So gut is basically GIT, gastrointestinal tract, and brain is basically CNS, central nervous system. So it's relation between gut and brain. मतलब Okay. हमारा gastrointestinal tract और central nervous system के बीच का जो connection है, that's what we call gut brain. Okay, so it's a relationship between them, Yes. not an organ. Okay, jokes apart, how our gut brain gets impacted due to emotional inflammation? See, there is a complex bidirectional relation between our gut and brain, right? जो हमारे ब्रेन में जो वेगस नर्व होता है वो उसको चैनलाइज करता है, वो एक मैसेंजर की तरह परफॉर्म करता है। सो जो ब्रेन के सिग्नल से वो गट तक पहुंचाता है, गट के सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचाता है। इट्स अ वाइस वर्सा, Okay. राइट। सो जैसे कि एज आई सेड बिफोर, दोनों ही एक दूसरे पे इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि Okay. आपने बहुत सुना होगा कि आज पेट खराब, अब आज मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों मज़ा नहीं आ रहा है? आज पेट साफ नहीं हुआ है, तो हम पूरा दिन चिड़चिड़े रहते हैं। इवन मतलब घर में भी पता हो इसका मूड क्यों नहीं है, पता नहीं आज उसका पेट खराब है ना, तो दैट्स वाई शी इज़ नॉट इन गुड मूड, राइट। बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ कि जितना ब्रेन गट जो है वो ब्रेन पे इम्पेक्ट करता है, उतना ही ब्रेन ही भी गट पे इम्पेक्ट करता है। जैसे कि आप सोचते हो कि भाई मुझे डायरिया हुआ है, या फिर मेरा पेट खराब है, या फिर आई एम नॉट फीलिंग, उसकी वजह से मेरा मूड नहीं है, राइट। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि मेरा मूड नहीं है, मेरे को आज मन नहीं हो रहा है उठने का बेड पे से, मेरे को आज काम करने का मन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग होगी। सो Correct. कनेक्ट नहीं कर पाते। लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ गट की वजह से ही ब्रेन पे इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। अगर ब्रेन में कोई केमिकल लोचा है या कुछ तो मतलब सही नहीं चल रहा लोचा ही है, है। हाँ, तो वो गट पे भी इम्पेक्ट करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसी इवेंट हो जाती है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे कि अचानक से किसी की डेथ हो गई जो हमारा क्लोज्ड वन है, अब माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है उस चीज़ों को इतना जल्दी, तो पूरा वॉमिटिंग में निकल गया, राइट। हम जब बहुत सैड होते हैं, हमने मूवीज़ में भी देखा है कि हीरोइन होती है, वो पूरा आइसक्रीम का टब लेके बैठ जाती है और पूरा खाली कर देती Emotional है। eating हो हाँ, जाती है। इमोशनल ईटिंग हो जाता है। क्यों? तो क्योंकि कनेक्टेड है, दोनों कनेक्टेड है। आप प्रैक्टिकली एक पूरा आइसक्रीम का डब्बा लेके बैठ के खाना फॉर वन सिट में हम पॉसिबल नहीं है, हम नहीं सोच सकते कि हम पर हम ऐसा खा कर सकते, लेते पर हैं, हम खा लेते overeating कर हैं। लेते हैं। यस, बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ट्रू ट्रू ट्रू, इसीलिए हमें अल्कोहल भी हम जब कंजप्शन करते हैं तो वो माइंडफुली नहीं होता है, एंड देन इट कम्स आउट एज अ वेस्ट। यस, ओके, दैट मेक सेंस एक्चुअली कि हाउ इट इज़ द गट ब्रेन वर्क्स। नाउ इंटरनेट पे इतने सारे वर्ड्स फेमस हो रहे हैं, ये वो, आई वांट टू आस्क यू अबाउट toxic positivity and how it is related to how it is impacting the emotional inflammation, because positivity एक feel good factor है, तो definitely it makes your emotions, और toxicity भी एक factor ही है इस तरीके का जो feel किया जाता है। So what is this, by the way, first of all, what is the toxic positivity? यू सेड एक्चुअली राइट। इंटरनेट ने ना हमें इतना कंफ्यूज कर दिया है हमारे माइंड को इन अ टाइम। सी, पॉजिटिव होना ज़रूरी है, एवरीवन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक इन देयर लाइफ, राइट। बट जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ ओवर हो जाए, राइट, तो वो अल्टीमेटली जहर बन जाती है, हाँ। राइट। तो वो सेम चीज़ इधर है। पॉजिटिविटी इज़ नेसेसिटी, बट उतना भी ओवर नहीं करना है कि आप अपनी फीलिंग को समझ ही ना पाओ। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप अब एक बहुत ही बड़ी मीटिंग के लिए प्लान कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो बहुत टाइम से, राइट। इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीटिंग यू आर गेटिंग, और यू आर गिविंग योर 100% कि ये डील डन हो जाए। आपने मीटिंग की, आपने पूरे 100% एफर्ट डाले, लेकिन वो चीज़ बात वहाँ पे नहीं बन पाई। अब वहाँ से वो रूम में से निकल के आप ये सोचते हो कोई बात नहीं, अभी हो गया तो ठीक है, लेट मी गो फर्दर, आगे की मीटिंग में और अच्छा प्लान करेंगे, और हम आगे बढ़ जाते हैं। नाउ वो पॉजिटिविटी ज़रूरी है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि सैड होके बैठ जाओ, लेकिन अभी हमने मेहनत की है,
राइट अब मेहनत करने के बाद हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है, राइट सैड होना या फिर हमारी सैड होना, एंग्री होना, इट्स अ नॉर्मल थिंग। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कभी कभी आप गुस्सा हो सकते हो, कभी कभी आप दुखी हो सकते हो, कभी कभी आप रो सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल और वो ज़रूरी है, राइट इट्स एक्चुअली फूड फॉर आवर ब्रेन कि हाँ आप जो भी इमोशन थी आपने उसको एक्सपीरियंस किया। अब क्या होगा, टॉक्सिक पॉजिटिविटी में क्या होता है कि आपको बुरा लगा, आप सैड हो, लेकिन आप उसको फील ही नहीं कर रहे हो और आप उसको सुपरफिशियल लेवल पे बोल रहे हो नहीं नहीं सब अच्छा हो जाएगा, ये भी अच्छा होगा, मैं भी अच्छा करूँगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। नहीं है फाइन, राइट तो पाइलअप होता जाता है होता जाता है होता जाता है एंड एट द एंड इट कैम लाइक इमोशनल इन्फ्लेमेशन। सो देर आर पीपल हु आर ऑलवेज कीपिंग फेक स्माइल ऑन देयर फेस। उनको कभी भी पूछो ना क्या चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ इन जनरल आप बात करो ऐसे लोगों को, हम ऐसे ही बोलते दैट्स ओके, बट यू आर क्लोज्ड वन पीपल हु नो यू कैन शेयर थिंग्स। आप फिनेंशियली ब्रोकन हो, राइट आपको लाइट बिल पे करना है, आपको गैस बिल पे करना है, लेकिन आप उस पर वर्कआउट करने के बजाय आप इंटरनेट पे जाके हाउ टू बी पॉजिटिव इन अ क्राइसिस वो वीडियो बैठ के देख रहे हो। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल टॉक्सिक पॉजिटिविटी। हाँ वो भी ज़रूरी है बट एक लेवल तक, हर एक का ना एक प्रमाण होता है, वो प्रमाण के हिसाब से अगर पॉजिटिविटी हो तो सही है, उसके ऊपर इट्स नॉट गुड फॉर अस। सो इसका मतलब ये है कि लोग जो आज हम पता नहीं ये कौन सा एक प्रेशर है, जिस प्रेशर को फील करने के चक्कर में हम कोई भी चीज़ को नेचुरली प्रोसेस ही नहीं करते हैं। राइट ट्रू। अगर दर्द है तो उसको दर्द को एक्सेप्ट करना, उसको हील करना एक प्रोसेस है। हमें सबको भागने की लगी है, Yes. जल्दी सॉर्ट करने की You know, लगी है, एंड देन वी पुट अ लेबल ऑन इट positivity. So, I understood the part of toxic positivity. Now, my question is, we were talking about the repression, right? Now, can repression also create emotional inflammation? डेफिनेटली सी डिप्रेशन इज अल्टीमेटली डिप्रेशन ओनली, Okay. राइट वहाँ पे हम अवेयर नहीं होते कि किस चीज़ की वजह से हमें ये हो रहा है, Okay. राइट सो इवेंचुअली वो कन्वर्ट होता है डिप्रेशन में। एंड एनी इमोशन यू सप्रेस अल्टीमेटली वो कहीं से तो निकलेगा ना, आप दिमाग में उसको दबा रहे हो, राइट एंजाइटी है, सैडनेस है, दिमाग में दबा रहे हो तो वो बॉडी थ्रू इट विल कम आउट। जैसे कि people who are having chronic depression or emotional inflammation, they used to suffer with UTI, ulcers, even cancers. So ये कहीं से तो आउटब्रस्ट होगा, तो अगर वो माइंड से नहीं जा रहा है, वो प्रोसेस से नहीं जा रहा है तो फिजिकली बॉडी से निकलेगा। सो या इट्स डेफिनेटली कनेक्टेड विथ ईच So, अदर। like I hear from the healers, the spiritual healers, they say your weight gain, your cancer, any extra thing which your body is not, able to take it and it is possessed on your body is a negativity. They name Yes. it negativity, but it's a root cause is depression, suppression, and repression. पाइलअप हम सोचते हैं कि पाइलअप सिर्फ दिमाग में होता है, ऐसा नहीं है, उसका इफेक्ट बॉडी में भी उतना ही होता है एंड इट्स वाइस वर्सा। जैसे कि आपने देखा होगा कि people who are taking treatment for cancers or big chronic diseases, तो उनको डॉक्टर उनके साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ एक उनको मेंटल अलाइनमेंट का भी कोर्स देते हैं कि आप ना आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप इसके साथ योगा करो, आप प्राणायाम करो, ये करो, बिकॉज फिजिकल वेलबींग जो आप इम्प्रूव कर रहे हो उसको मेंटली भी इतना ही इफेक्ट करेगा, तो दोनों पैरेलली चलना चाहिए, राइट। बट द हार्ड पार्ट इज जब मेंटल वेलबींग की बात आती है तो लोग ये नहीं समझ पाते कि फिजिकल चीज़ें भी इतनी ही कनेक्टेड है। True, very राइट true. आपने सुना होगा ना कि भाई स्ट्रेस्ड हो तो जिम जाके वर्कआउट किया, अच्छा फील हुआ, बर्नआउट Yes, of किया, course. अच्छा फील हुआ, वॉक किया, Dance किया, डांस aerobics अच्छा किया, feel हुआ, Zumba So, किया and yeah, all. so they both are connected with each other. True, got it. Now my question is, हम इतना आपने हमें ये तो बताया कि इमोशनल इन्फ्लेमेशन को हील होने में टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग एंड इंटेंसिटी के बेस पे, बट स्टिल आप हमको ऐसे कोई 3 बातें बताएं या 3 मैजिक ट्रिक जो मस्ट है
अगर कोई भी ऐसे सिम्टम्स या ऐसा रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं तो एटलीस्ट उनका इमोशनल इन्फ्लेमेशन हील होना स्टार्ट करे। ऐसे 3 कोई ट्रिक बताएं। या डेफिनेटली देर आर फ्यू थिंग्स वी कैन वर्क आउट। सबसे पहला तो फाइंड आउट योर ट्रिगर्स, या क्या सिचुएशन है कि जहाँ पे आप ट्रिगर हो जाते हो, राइट, तो वो एक चीज़ है। दूसरा हो गया ब्रीथिंग एक्सरसाइज। कुछ मत करो बट एवरी डे 10 मिनट्स आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। वो तो हम घर पे बैठ के कर ही सकते हो, एटलीस्ट 10 मिनट तो हम खुद को दे ही सकते हैं पूरे दिन में, सो दैट यू कैन डू। एंड थर्ड थिंग, जितना हो सके उतना कम नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट। ये हमारे ही हाथ में है। हम टीवी देख रहे हैं या फिर फ़ोन देख रहे हैं, वॉट एवर वी आर वॉचिंग, ट्राई टू कट मैक्सिमम नेगेटिव कंटेंट। एटलीस्ट ये 3 चीज़ें भी हम कर लेंगे ना, उससे भी हमें बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तभी आज भी अ सेट ऑफ पीपल, या जैसे हम पुराने सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, आज भी वहाँ पे रेडियो बजता है। यस, वहाँ पे विविध भारती आकाशवाणी ही बजती है और कोई रेडियो स्टेशंस नहीं बजते, क्योंकि वहाँ उनका पर्पस ये है कि उनको जॉयफुलनेस फील हो इंस्टीड ऑफ स्ट्रेस, इंस्टीड ऑफ अनवांटेड कंटेंट। तभी पहले के लोगों के लिए ये चीज़ ज़्यादा अच्छी होती थी। एम आई राइट? यस यस। और वो लोग मतलब शाम को अगर आधा घंटा से 15 मिनट या 2 गाने सुन के भी सोते थे तो उनका वेलबींग अच्छा रहता था। ट्रू। बिकॉज आई सेड ना, हम जो भी देखते हैं, हम जो भी सुनते हैं, उनका असर पड़ता ही है। ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। और आजकल तो एआई के ज़माने में यू नो दैट हमने कुछ भी थोड़ा सा भी सर्च आउट कर दिया, एआई अपने हिसाब से और 15 चीज़ें उसके रिलेटेड दे देगा। वेरी डेंजरस, राइट। तो अगर सर्च आउट करना ही है तो कुछ अच्छी चीज़ें करो जो आपको आपको इमोशनली हेल्प करे। कुछ नहीं करना है, 10 मिनट अपना सूदिंग म्यूजिक सुन लिया, राइट, कुछ नहीं करना है, आराम से एक कोल्ड वाटर शावर ले लिया। तो देर आर थिंग्स, मतलब दिस इज हाउ यू कैन डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम ऑल आउटर नेगेटिविटीज। सो बेसिकली हम कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई उस लेवल पे करते हैं जहाँ वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच जाता है, इसीलिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाट यू आर सजेस्टिंग, हम पहले ही इतने माइंडफुल रहें कि अपनी हेल्थ इश्यूज़ को, अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें एंड उसका राइट टाइम पे इजी हैक से प्रिवेंशन प्लान करें। ऑलराइट, दैट रियली मेक सेंस। नाउ आपने वेगस नर्व की बात करी थी। वेगस नर्व प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट कई लोगों का वेगस नर्व एक्टिवेटेड नहीं होता है, या मतलब दे आर कम्प्लीटली जोन्ड आउट। तभी वो बोलते हैं ना कि ओवरवेलम होके इट्स नॉट एक्टिवेटेड, इट इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल। इट डज वर्क, बट फिर कई लोग कहते हैं कि वी आर नॉट माइंडफुल, वी हैवंट डन इट इन द राइट मूड, ये सब चीज़ें आती है। तो हाउ, व्हाट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वेगस नर्व फॉर आवर लिसनर्स? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ टू एक्टिवेट इट इफ इट्स जोन्ड आउट? सी, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाती हूँ। हमारा जो दिमाग है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी बॉर्डर फोर्स है। मतलब कुछ भी बाहर से आता है तो पूरी चीज़ों को एक्टिव करना, राइट, कि भाई बॉडी को हार्म ना हो, उस तरह से बॉडी को रेडी करना। सो वो काम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने बॉडी को एक्टिव कर दिया है, वो फेज को पास ऑन होने के बाद उसको काम आउट करता है, जैसे कि युद्ध के बाद की शांति। मतलब सिंपैथेटिक है, वो बॉडी को युद्ध के लिए तैयार करता है, पैरासिम्पैथेटिक है, वो युद्ध के बाद के उसको काम डाउन करता है। नाउ वेगस नर्व इज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट playing important role in parasympathetic nervous system। उसको हम बॉडी का स्विच भी बोल सकते हैं कि वेगस नर्व को एक्टिव किया मतलब यू विल फील काम, राइट। वो बॉडी को काम करता है, हमारे बीट से वो रेगुलेट करता है, जब बढ़ जाते हैं तो माइंड को शांत करता है। सो वेगस नर्व का काम यह है कि वो हमारी पूरी बॉडी को इन अ वे रिलैक्सेशन मोड में लाता है, राइट। और उसको एक्टिव करना इट्स नॉट लाइक अ बिग थिंग। मतलब कुछ नहीं हुआ, आप आराम से पद्मासन लगा के ओम का चैंटिंग कर लिया 5 बार,
आप डिटैच हो जाओगे, उससे भी वेगस नर्व एक्टिव होती है। ठंडे पानी से मुंह धो लिया, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपके दिमाग को शांति मिले। आपको जैसे कि आपको पता होगा कि ये चीज़ें करूँगी आई फील गुड, यू डू दैट, वेगस नर्व अपने आप एक्टिव हो जाएगा। अच्छे से शावर ले लिया, या तो फिर अपना सूदिंग म्यूज़िक सुन लिया, या फिर पेंटिंग कर लिया। हर एक का अपना तरीका होता है वो पीस ऑफ माइंड का, कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई मेरे से बात मत करो, मुझे आराम से 15 मिनट बैठने दो, आई डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन। और कई लोग ऐसे होते हैं कि हमें सोना है। हाँ, हमें सोना है, राइट। सो दिस ऑल आर एक्टिवेशंस ऑफ वेगस नर्व्स। इट्स नॉट वेरी सिंपल, इट्स नॉट लाइक अ बिग रॉकेट साइंस इन दैट। एंड लाइक बॉडी इन्फ्लेमेशन के लिए फूड एंड डाइट रिकमेंड की जाती है, सेम वे एज यू सेड दैट इट्स अ इमोशनल इन्फ्लेमेशन इज ऑल्सो बायोलॉजिकल। एंड लाइक टुडे आई एम अंडरस्टैंडिंग अ लॉट के जैसे हम अपने दिमाग को जैसे अपनी बॉडी का हिस्सा ही नहीं समझते। या ये सुना तो था, डॉक्टर जहांगीर खान ने 30 ईयर ज़िंदगी में बोला था, बट देन इसको अब बहुत डिटेल में आपके साथ बात करके समझ आ रहा है। मेरा कहना, मुझे ये जानना था कि बॉडी इन्फ्लेमेशन के जैसे डाइट हैं, ऐसे इमोशनल इन्फ्लेमेशन के लिए व्हाट आर द डाइट फूड्स यू वुड रिकमेंड? बेसिक है, लाइक टर्मरिक है, चिया सीड्स हो गया, लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स हो गए, बेरीज हो गए। सो ऑल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू कैन कंज्यूम, इट विल एनीवेज हेल्प यू इन अ वे। बट हाँ, क्या खाने से अच्छा है मैं आपको ये बताऊँ कि क्या आप अवॉइड करो, That's तो वो important. ज़्यादा बेटर रहेगा। यू कैन अवॉइड प्रोसेस्ड शुगर, सबसे पहला तो। दूसरा, यू कैन अवॉइड अल्कोहल एंड या फ्राइड फूड्स, जो आपका करती इमोशनल, हैं। हाँ, ट्रिगर करती है। इमोशनल इन्फ्लामेशन की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाते हैं। सो Yeah. बेटर यू इग्नोर दैट इन बिकॉज स्पेसिफिक मैंने देखा है ये सारी चीज़ें हमें इंस्टेंट प्लेजर लेती है, और Yeah. कोई भी चीज़ इंस्टेंट हमको डुबा भी फटाफट सकती है। राइट। सो या दैट मेक्स कम्प्लीटली सेंस। एंड आजकल जिस तरीके का फूड एंड डाइट अवेलेबल है, ज़्यादा मार्केट में चीज़ें वो है जो नहीं खानी है रेदर देन क्या खाना है। या ट्रू। ये तो हमने फूड की बात करी। नाउ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे हम स्किन केयर हाइजीन करते हैं, मेरे क्लाइंट्स तो व्हेन आई पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया दे से डू द डिजिटल हाइजीन चेक बिफोर द, मतलब एवरीथिंग एवरीवेयर इट इज़ अ पार्ट ऑफ SOP ऑफ एनी बिजनेस, एनी प्रोसेस, इवन इन हॉस्पिटल एक SOP फॉलो की जाती है और वहाँ पे हाइजीन चेक होता है। बट हमारे इमोशंस का हाइजीन चेक कैसे किया जाए? It's actually very good thing you asked. बेसिकली इमोशनल हाइजीन क्या है पहले तो वो समझना ज़रूरी है। नाउ व्हाट इज़ इमोशनल हाइजीन इज़, हम अपना घर साफ़ करते हैं, ऑफिस क्लीन करते हैं। हाइजीन इज़ बेसिकली साफ़ करना, क्लीन करना। सेम इमोशनल हाइजीन मतलब हमारी जो फीलिंग्स है उसको हमने क्लीन अप किया, मतलब निकाला। अब उसको कैसे निकाल सकते हैं? या तो हमने किसी से बात की, अपने थॉट्स शेयर किए। अगर बात नहीं कर सकते, चलो ऐसी कुछ चीज़ें वी डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट, देयर इज़ जस्ट अ फीलिंग और जस्ट अ इमोशन, हमने जर्नलाइज किया, जर्नल लिखी बैठ के, चलो वो भी हमें नहीं आता है और वो भी समझ नहीं आता है, तो कुछ नहीं किया तो ऐसी कोई एक्टिविटी की जिसमें हम अपना पूरा फोकस और अपना पूरा माइंड है वो डाइवर्ट कर सके। जैसे कि किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, जिम एक्सरसाइज हम करते हैं। सो एनीथिंग वेर यू कैन गिव 1 आवर और हाफ एन आवर इन योर डे, जो आपका जो भी बॉडी है ना, जिसको बोलते हैं इमोशनल डिटॉक्स, पूरा जो आपने पूरे दिन में जो किया वो निकल जाता है। और कुछ नहीं किया तो रात को सोने से पहले टेक अ डायरी, टेक अ पेन, और पूरा दिन आपका कैसा गया, आपने क्या फील किया, जस्ट लिख दो। मे बी पहले 1-2 दिन आपको हार्ड लगेगा, लेकिन लिखने के बाद ना आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। सो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग स्पेस in your mind for new thoughts, for new innovations, for new feelings. So this is all about emotional hygiene. So I think we have got a lot on board. We have discussed lot of things with you about emotional inflammation. शायद इस वर्ड के बारे में जो लोग बात भी नहीं करते हैं ओपनली, इसलिए नहीं बात करते क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि उनके क्या सिम्टम्स है, रूट कॉज क्या है और उनको फील क्या हो रहा है। Right. नाउ आई वांट टू से इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, हर जगह पे यू मस्ट हैव ऑल्सो गॉन थ्रू इमोशनल इन्फ्लेमेशन। हाउ यू टैकल्ड इट, कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे हमें टिप्स बताइए, विच वुड बी लाइक फॉर ऑल द पीपल अराउंड दैट।
आई एम वेरी रिलीजियस पर्सन, आई बिलीव इन गॉड. तो जब भी ऐसा कुछ होता है और जब भी आई फील लो, मैं मैं दिया जला देती हूँ. मैं टाइम नहीं देखती हूँ क्या 12 बजे है 1 बजे, मैं दिया जलाती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है. सेकेंड, आई यूज टू डू प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस. 10 मिनट्स ऑफ साइलेंस. इफ़ आई एम मुझे नहीं समझ आ रहा है ना कि मेरे साथ जो हो रहा है वो उसको मैं कैसे प्रोसेस करूँ, तो मैं 10 मिनट ना चुपचाप बैठ जाती हूँ. एंड ट्रस्ट मी, आई विल गेट माई आंसर. आई यूज टू गेट माई आंसर what is happening around me, what is happening with me, right? बट या यू कैन डू ब्रीथ वर्क ऑल्सो. अगर आपके लिए आपके फेवर में वर्क, सबकी फेवर में ये वर्कआउट करता है. तो एवरीडे आपने 10 मिनट्स ब्रीथ वर्क कर लिया, नंगे पैर चल लिया. टेक फ्री आवर, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हम कर सकें ना रूटीन लाइफ में, 1 आवर इन अ डे आप टेक फ्री रखो. ना आपने टीवी देखा, ना आपने लैपटॉप देखा, ना आपने मोबाइल, कुछ भी नहीं. और एक्सपीरियंस वर्ल्ड अराउंड यू. आपको ना सड़क पे जाते टाइम बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी. आपको इवन वहाँ पे कुकर की सीटी बज रही है वो सुनाई देगा. कहीं पे कुछ गाना बज रहा है वो सुनाई देगा. वो सब्जी बेचने वाला निकल रहा है उसकी आवाज़ सुनाई देती. डोरबेल बजी है, आपको समझ है कि डोरबेल में भी ना ऐसे रिदम है. मेरे घर की डोरबेल में, मतलब फील द वर्ल्ड अराउंड यू. 1 घंटा, ज़्यादा नहीं. सो दिस आर द वेज जहाँ से आप अपना इमोशनल सिस्टम जो है उसको रेगुलेट कर सकते हो. That was pretty, I would say this was one of the very beautiful podcasts we had with you. More than podcast, I enjoyed having conversation with you. Thank you so much, Dr. Kaushal Patel Raj, for coming on our podcast, and really you made us overwhelmed. I think you started a wave of healing for us. Thank you so much. Thank you.